मायनों में आईवीएफ क्या है? तो एक अच्छा एम्ब्रॉयो क्या स्ट्रॉन्ग कंटेंटर होता है जो बेबी में फाइनली कन्वर्ट होगा, या फिर इसके भी कुछ अलग क्राइटेरियाज होते हैं? इतने एजुकेटेड लोगों को भी ये अवेयरनेस नहीं है कि फर्टिलिटी इज लाइक इलास्टिक। एक बार इलास्टिक लूज हो गया तो उसको वापस नहीं ला सकते। इसी तरह से अगर फर्टिलिटी लूज हो गई 37, 38, 39, हम उसको वापस नहीं ला सकते। मैम, एम्ब्रॉयो सिलेक्शन एंड जेनेटिक टेस्टिंग ये एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है। इज इट लीगलाइज्ड इन इंडिया? स्ट्रेस के कारण हार्मोन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे ओव्यूलेशन नहीं होता और स्ट्रेस इतना रिलीज होता है तो इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसके कारण फिर और कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एम्ब्रॉय सिलेक्शन नहीं होता, न तो लीगल है और न हम लोग एंटरटेन करते हैं। लड़का है लड़की चाहिए, लड़की है लड़का चाहिए, वो नहीं इंडिया में अलाउड भी नहीं। मैम, वो हो सकता है कि उस टाइम पे मैम बहुत सारे हम बॉलीवुड में सुनते हैं कि सेलिब्रिटी लेटर एज में दे हैव कंसीव्ड, लेकिन इज इट सेफ टू गो फॉर आईवीएफ एट द एज ऑफ 50? क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे एआई की हेल्प से हम अपनी ह्यूमन रेस का सिलेक्शन भी कर पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आईवीएफ के पीछे का सच क्या है? ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है जिसमें एक बहुत सारा एक्साइटमेंट भी है, बहुत सारा हार्ट ब्रेक भी है, लेकिन उसके साथ है बहुत सारी उम्मीद। आज हम आईवीएफ के बहुत सारे पहलुओं पे बात करने वाले हैं विद द वेरी रिनाउंड डॉक्टर बीना मुक्तेश फ्रॉम सिल्वर लीफ फर्टिलिटी मदरहुड हॉस्पिटल इन गुड़गांव। मैम का 40 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारे परिवारों की कहानियां लिखी हैं। लिटरली आई कैन वाउच फॉर इट, शी हैज रिटन द फॉर्च्यून ऑफ मेनी फैमिलीज। आई एम वेरी प्राउड कि आज वो हमारी गेस्ट है। और मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगी कि हमारी कोशिश रहती है ईएसटी शो पे कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाके दें। दिस एपिसोड इज वन ऑफ दैट काइंड जहां पे बहुत सारे लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे जहां हम सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो प्लीज पूरा का पूरा देखें, शायद आपके काम आए और आप किसी को शेयर करेंगे उसके भी काम आएगा। डॉक्टर बीना, वेलकम ऑन द ईएसटी शो। थैंक यू स्मृति, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग फॉर योर। मैम, इट्स एन ऑनर। जब भी आपसे मिलती हूँ मुझे लगता है कि उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं दिखती है जाकर के। आई मीन आपका नाम डॉक्टर बीना की जगह उम्मीद भी होता तो बहुत अच्छा ये होता। तो आपका बड़प्पन है, आपने इतना नहीं मैम, आई respect कैन दिया। वाउच फॉर इट एंड आई नो द केसेस दैट यू हैव वर्कड ऑन। तो मैम, आईवीएफ जैसे हमने शुरू भी किया, आईवीएफ एक लोगों को लगता होगा कि एक मेडिकल प्रोसीजर है, लेकिन मेडिकल प्रोसीजर से ज़्यादा ये एक बहुत ही इमोशनल पर्सपेक्टिव से एक जर्नी है एक कपल के लिए, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो बेबी प्लान कर रहे हैं उनको डिफिकल्टीज आ रही है। तो फॉर आवर ऑडियंस, सिंपल मायनों में आईवीएफ क्या है? देखिए, आपने बहुत ठीक बोला, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है जो जैसे आपने बताया बहुत लोगों की लाइफ इसने ठीक किया है। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो। अब जब भी कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी कोई करता है तो उसमें प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, स्पर्म जाते हैं, एग के साथ मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी होती है। उन लोगों के लिए जिनके लिए ये पैसेज क्लियर नहीं है, जिन लोगों को पॉसिबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता प्रेगनेंसी, बाई चांस ट्यूब्स बंद है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस है, सिस्ट है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसमें हम कह सकते हैं नॉर्मल वे में प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। उन केसेस के लिए ये इतनी बड़ी उम्मीद है जो कि हम आईवीएफ के थ्रू हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं। होता कैसे, सिंपल वे में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो सिंपल वे में कहने का मतलब ये होता है कि हम पहले पेशेंट को एवेल्युएट करते हैं कि उसमें किस तरह का कोई प्रॉब्लम है। एवेल्युएशन के बाद में हम उनको स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत काम आता है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है उनकी ओवरीज के बहुत सारे एग्स हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन होता है जो जैसे इंसुलिन का लगता है छोटा सा। 10 दिन तक हम मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि उनके एग्स बन गए। जब उनके एग्स बन जाते हैं तो हमें उनकी बॉडी से निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं,
10 मिनट का प्रोसीजर होता है एनेस्थीसिया का, और उसमें हम कोई कट नहीं, कोई स्टिच नहीं, किसी तरह का पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई एडमिट नहीं होना। हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू उनको सक करके एग्स निकाल लेते हैं। अब एग्स हमारे पास आ गए, एक बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसके लिए, और उसमें हम एग्स को रखते हैं, हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं, उनको फर्टिलाइज करा के हम एम्ब्रियोज बनाते हैं। अब वो एम्ब्रियोज जो है हम अपने पास फ्रीज कर लेते हैं या फ्रेश भी डाल सकते हैं, वो बॉडी में यूट्रस में डाल देते हैं। अब जिनकी ट्यूब्स ठीक नहीं है, ऑब्वियसली वो नई प्रेगनेंसी, अब हमने ट्यूब्स को बाईपास कर दिया, हमको ट्यूब्स की ज़रूरत ही नहीं है। या किसी को ओवरीज में एग्स इतने अच्छे नहीं बनते, हमने स्टिमुलेट कर दिया तो अच्छे एग्स बनने लग गए, बहुत सारे एग बने तो आगे के लिए भी रख सकते हैं उनको। तो इस तरह से ये एक प्रोसीजर देखने में बहुत बड़ा लगता है, आईवीएफ पता नहीं क्या होगा, लेकिन आईवीएफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिंपल प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, और बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। वाह मैम, थैंक यू फॉर समिंग दिस अप। तो अगर मुझे एज ए लेमैन इसको समझना है तो एक प्रोसेस जो जनरली बॉडी के अंदर होता है उसको बॉडी के बाहर किया जा रहा है, आपकी साइकिल के डेज वही रहते हैं जा बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, ओपीडी के थ्रू हो सकता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है जाकर के। तो जी, जो जी, एक जी। घबराहट लोगों में होती है कि क्या होता है जाकर के, वो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसी चीज से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा जाकर के, और आगे नहीं आते हाँ बताने जी, के हाँ लिए। जी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है एज। अगर हम आईवीएफ राइट टाइम पे करा लें तो हमें बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एग्स रहते नहीं बॉडी में, ख़त्म होने लग जाते हैं, तब हम आईवीएफ के थ्रू भी करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपको लगता है आपकी एज एडवांस हो रही है और आपको प्रेगनेंसी, यू मस्ट कंसल्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गो फॉर इट रादर देन वेटिंग कि हो जाएगा हो जाएगा, बाद में पता लगा कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा। राइट राइट। तो मैम आपने बताया कि बहुत सारे केसेस बताए कि आपकी फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आप नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रेगनेंसी नहीं अटेन कर सकते। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप नहीं प्रेगनेंसी अटेन कर सकते, और ऐसे कौन से केसेस हैं जहां आप हो सकते हो नेचुरली प्रेग्नेंट तब भी आप आईवीएफ कंसिडर करते हैं? तो आई वांट टू नो अबाउट दी बोथ केसेस कि कब आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए और कब आपको नहीं कंसिडर करना जी, चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि कुछ तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं आईवीएफ के बिना हो ही नहीं सकता। जैसे अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, हमेशा एग और स्पर्म ट्यूब के थ्रू ही जाते हैं, अगर वो ही ब्लॉक्ड है तो मिल ही नहीं पाएंगे। अगर एग और स्पर्म ही नहीं मिल पाएंगे तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, अगर स्पर्म की मोटिलिटी इतनी कम है, जब वो स्पर्म आगे ट्रेवल करते हैं तभी वो एग तक पहुंचते हैं, अगर वो मोटिलिटी उनकी इतनी कम है कि वो पहुंच ही नहीं पाते तो प्रेगनेंसी होती नहीं। तीसरी कंडीशन, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होता, किसी कंडीशन में ओव्यूलेशन नहीं होता, उनको स्टिमुलेशन पंप चाहिए होता है कि पंप करें, स्टिमुलेशन हो जिससे एग्स बनने लग जाए। उस कंडीशन में नॉर्मल वे में नहीं हो सकती, हमें स्टिमुलेट करना ही पड़ेगा ओवरीज को। और भी बड़ी कंडीशन होती है, जैसे सपोज एग्स कहीं और फॉल हो गया और स्पर्म वहाँ नहीं पहुँच पाया, कोई अंदर एडहेशंस हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, कभी कोई ट्यूबरक्लोसिस हुआ है जो ट्रीट नहीं हुआ, इन सब कंडीशन में हमें आईवीएफ ही करना पड़ता है। अब रहा बात कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एज, क्योंकि एडवांसिंग एज में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एग्स नॉर्मल वे में प्रेगनेंसी कर सकें। तो उस केस में हमको आईवीएफ के लिए 38 इयर्स के ऊपर अगर हो गई एज और हमें 6 मंथ्स तक भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वी शुड गो फॉर एन आईवीएफ। हो सकता है 1% 2% स्पॉन्टेनियसली हो जाए, बट यू कांट वेट फॉर दैट टाइम। हो सकता है बिल्कुल भी खत्म हो जाए एग्स। तो 38 इयर्स के ऊपर अगर आपकी एज हो गई है और आपको 6 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, यू मस्ट कंसल्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट। ओके मैम। तो एक तो ओल्डर कपल्स के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन जैसे एक मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ इज ओनली फॉर ओल्डर कपल्स। नहीं, सॉरी, ये इस खाली ओल्डर कपल्स के लिए नहीं है। मान लीजिए सपोज आपको मालूम है आपकी एज एडवांस हो रही है और आपको पता है कि आप प्रेगनेंसी कर ही नहीं सकते किसी भी कारण से। मान लीजिए कि आपको बहुत ट्रैवल करना है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई घर में कोई ऐसी इशू है, समबडी इज़ वेरी सिक एंड यू कांट हैव, बट आप जानते हो कि आने वाले समय में मेरी एज बढ़ जाएगी और मुझे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं हो, उस समय भी आप आईवीएफ करके अपने एम्ब्रियोज को फ्रीज करा सकते हो, ओके। जिससे कि उस फ्रोजन एम्ब्रियो को आप कभी भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप 3 साल बाद रेडी टू हैव बेबीज, यू कैन हैव Okay. दैट। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम आईवीएफ एज ए ऑप्शनल भी ले सकते हैं।
ओके, तो ये आई थिंक ये इंडिविजुअल को जज करना पड़ेगा और कहीं न कहीं पे यहाँ पे सोसाइटी का मोरालिटी कंसर्न भी आता है। वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जा कर के। लेकिन जो आपने बोला ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, कंसिडरिंग वुमेन्स आर गेटिंग एडवांस्ड, वुमेन्स आर आल्सो गोइंग इनटू डिफेंस सर्विसेज़, वुमेन्स ऐसी बहुत जगह पे जा रही हैं जहाँ आपको कहीं न कहीं पे ऐसे जगह पे पोस्टेड हो चुके हो जहाँ आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल, नहीं हैं बहुत दिन एब्सोल्युटली, तक। एब्सोल्युटली। तो मे बी दैट्स एन वाइबल सॉल्यूशन इन द फ्यूचर। डेफिनेटली अगर सपोज हस्बैंड कहीं और पोस्टेड है और आप उनके साथ नहीं रह पा रहे एंड आपकी एडवांस हो रही है, तो उस कंडीशन में भी जब कभी भी हस्बैंड आए उस टाइम आप फ्रीज करके रख सकते हो एंड यू कैन हैव व्हेनेवर यू वांट। तो कई बार हस्बैंड 2-2 साल के लिए 3-3 साल के लिए चला और आपकी एज एडवांस हो रही है, देन यू नो देन दैट इज द ऑप्शन फॉर यू, यू कैन दैट्स एन ऑप्शन। डू तो मैम दैट। इसका कुछ एथिकल कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा सोसाइटी अभी उस माइंडसेट में मुझे नहीं लगता कि रेडी है कि 2 साल तक अगर कपल साथ में नहीं है एंड यू स्टिल कैन गो हेड आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू एंड हैव अ बेबी। आपको लगता है, क्योंकि आप इतने पेशेंट्स और हर तबके के इंसान के साथ आप डील करते हैं, क्या हमारी सोसाइटी अभी उस माइंडसेट में आ चुकी है? देखिए ये तो अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बात है। अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर उन्हें नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे? हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आज जो कहते हैं काश हमें पता होता कि एज से हमारे एग्स कम हो जाएंगे, हम आपके पास पहले ही आ जाते। तो अवेयरनेस नहीं है ना, और इतने एजुकेटेड लोगों को भी ये अवेयरनेस नहीं है कि फर्टिलिटी इज लाइक इलास्टिक। एक बार इलास्टिक लूज हो गया तो उसको वापस नहीं ला सकते। इसी तरह से अगर फर्टिलिटी लूज हो गई 37, 38, 39, हम उसको वापस नहीं ला तो मैम सकते। ये एज का थोड़ा ब्रैकेट्स बताइए कि मतलब व्हाट आर दी प्राइम एज। एक तो नेचुरल एज है ऑब्वियसली आपकी कंसीविंग की अच्छी है, फिर किस एज तक आपको एग्स फ्रीज करा ही लेने चाहिए और किस एज में प्रॉब्ली आपकी बिल्कुल ही जीरो चांसेस हो जाते हैं? सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सबको बोलूँगी कि आप अपनी फर्टिलिटी चेक किसी भी एज पे कराइए। अच्छा। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फर्टिलिटी यंग एज में ही कम हो जाती है। ओ। मान लीजिए उनकी 32 इयर्स और हम देखते हैं उनकी तो फर्टिलिटी बहुत लो है। नाउ दे कांट वेट फॉर 38 इयर्स और 37 ईयर की प्रेगनेंसी तब करेंगे। उन लोगों को पहले ही आना चाहिए। इसीलिए ये कब पता लगेगा? जब हम फर्टिलिटी चेक कराएंगे। फर्टिलिटी चेक में क्या होगा? एक हार्मोन टेस्ट करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं और आपकी ओवरीज में बेस लाइन में कितने एग्स है। अगर ये हमें पता लग जाता है तो उनको हम गाइड कर सकते हैं कि हाउ मच टाइम यू हैव गॉट to have a partner or conceive, or maybe you get your eggs frozen. But ओके। 34 years अगर पहुंचने लगे, क्योंकि क्या होता है बेस्ट एज टू कंसीव इज 22 to 25 years। 25 26 ईयर्स में थोड़ी थोड़ी कम होने जाती है। 34 ईयर्स में ड्रास्टिक चेंज होता है। इट फॉल्स लाइक ए स्नोबॉल। तो ओके। जब इस तरह से फॉल हो जाता है और पेशेंट्स कम टू मी दे सेइंग 6 महीने पहले तो हमने देखा था, हमारा एएमएच इतना अच्छा था, फर्टिलिटी वाज वेरी गुड, वी आर सपोज टू हैव नाउ, 6 महीने में इतना ड्रॉप हो ये गया। एएमएच क्या है मैम? एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक हार्मोन होता है जो ये बताता है कि हमारी बेसलाइन फर्टिलिटी कैसी है। ये किसी भी टाइम कर सकते हैं कोई भी वुमन, इस ब्लड टेस्ट दे, इससे पता लग जाता है कि हमारे को कितना टाइम हमारे पास है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि यंगर जनरेशन को लाइक हम जनरल टेस्ट के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, अपना ब्लड शुगर चेक करवाते हैं। एक फीमेल को अपना फर्टिलिटी रेट एब्सोल्युटली, एक एज अ एब्सोल्युटली, नॉर्मल टेस्ट करवा लेना चाहिए एट द राइट एज टू नो वेयर यू स्टैंड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बिकॉज हर इंसान को जब भी व्हेन दे वांट, इवन दे आर मैरिड और नॉट मैरिड, सपोज दे आर adult and maybe they've reached 28 30 years, they should get a fertility check done, whether they have got partner or no partner or they are waiting for something or whatever। अगर हमें लगता है एटलीस्ट वी कैन गाइड देम, दे कैन टेक ए इन्फॉर्म कंसेंट कि हाँ हम अब करना चाहते हैं ना। एटलीस्ट अवेयरनेस हम क्रिएट करा देंगे, देखिए आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, आपकी फर्टिलिटी 2 years 3 years तक मे बी इट विल गो। So either they get a partner or produce whatever condition they are, or they freeze their things। राइट। तो मैम ये टेस्ट तो फीमेल्स पर्सपेक्टिव से हो गया जो एएमएच टेस्ट होगा, ऐसा ही कुछ मेल्स के लिए भी है क्या जो उनको भी करवाना चाहिए टाइमली हाँ टू जी, गेट एन देखिए अगर अंडरस्टैंडिंग? हम फर्टिलिटी चेक करते हैं तो अगर मैरिड कपल है तो हम मेल फीमेल दोनों का करते हैं। अगर अनमैरिड है तो ऑब्वियसली ओनली फीमेल का करेंगे। मेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनके स्पर्म सप्रेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल डिस्टर्बेंस और दम, then we can give them some medicine so that they become better, और we evaluate them further। किसी किसी कपल में कई लोग मेरे पास उनके sperms ही नहीं होते and they don't know it, तो at least they should know, they should go for the treatment so that whether medical or surgical whatever is available, we'll come to that। if you want to know I'll let you know कि वो कौन से ट्रीटमेंट है जिसमें मेल फर्टिलिटी में भी हमें वो फ़ायदा मिल सकता है। और मेल फर्टिलिटी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आजकल लाइफस्टाइल वगैरह हो गया है, वो भी बहुत बिल्कुल। डिटेरियोरेट हो गई है।
मैम इसी से रिलेटेड एक मिथ आता है कि एक मिथ आता है कि आईवीएफ करा लिया तो 100% सक्सेस रेट है, एंड देन उससे एडजॉइनिंग एक और मिथ होता है कि एक तो 100% सक्सेस रेट है, एंड इफ देयर इज आईवीएफ देन ट्विंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए कहाँ तक सही है? ऐसा है कि 100% सक्सेस तो नहीं होती है। अगर 100% सक्सेस होती तो एवरीबॉडी वुड हैव कम और एक बार में आईवीएफ करा के दे वुड हैव गॉट अ प्रेगनेंसी। या ऐसा नहीं होता। हम लोग कहते हैं 60 to 70 if everything is good enough and they are in an age when their eggs are good and sperm is also okay, not very bad, so we give a success rate of 60 to 70% first go. But there is an option. Those people who do not conceive, we have got extra embryos with us. हम उनको freeze करके रखते हैं. Next cycle में they don't have to go for a complete IVF cycle. We just transfer those embryos which are left with us. So another 10 to 15% उसमें success आ जाती है. So if we do 3 cycles, whether embryo transfer या IVF, we get 90% success. But 10% still there are patients who do not conceive. But doesn't mean that they will not conceive. We have to evaluate them further. उनका यूट्रस चेक करें, उनकी इम्यूनोलॉजिकल चेक करें, हम उनमें और देखें कोई और रीज़न तो नहीं जिस कारण से कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो और भी टेस्ट होते हैं जिनसे हम उनको और ज़्यादा सक्सेस दे सकते हैं। एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट का थोड़ा सा एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट पर जाएंगे क्योंकि एम्ब्रॉयो का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो आजकल लैब्स बहुत इवॉल्व हो गई हैं। एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट मुझे जहाँ तक पता है कि वो पेशेंट्स को भी दिखाते हैं दैट हाउ योर एग इज लुकिंग लाइक। तो एक अच्छा एम्ब्रॉयो क्या स्ट्रॉन्ग कंटेंटर होता है जो बेबी में फाइनली कन्वर्ट होगा, या फिर इसके भी कुछ अलग क्राइटेरियाज होते हैं? देखिए आईवीएफ बीइंग अ वेरी सेंसिटिव प्रोसेस, हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो तो उसको आइडेंटिफिकेशन अच्छा हो जाएगा, प्रोसीजर्स बेटर करेगा। एक बहुत अच्छी ए ग्रेड की लेबोरेटरी हो जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बिकॉज हम लोग मिमिक कर रहे हैं एक नॉर्मल बॉडी के साथ, लैब को मिमिक कर रहे हैं। तो अगर हम मिमिक कर रहे हैं तो हमारी लैब ऐसी होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर जैसा हो, ह्यूमिडिटी जितनी बॉडी में होती है उतनी हो, तो ये सब चीज़ों को इन्फेक्शन ना हो, ये सब चीज़ें देख, फंगल इन्फेक्शन कहीं ग्रो ना करो, ये सब चीज़ें देखने लेबोरेटरी में ज़रूरत है। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का तो रोल है ही, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ही एग्स और स्पर्म को मिलाना है, उसी को एम्ब्रियोज को ग्रेडिंग करनी है, उसी को सिलेक्शन करना है, उसी को ट्रांसफ़र के लिए लेके आना है एम्ब्रियो को, जो हम डालेंगे, जो गायनाकोलॉजिस्ट या आईवीएफ स्पेशलिस्ट डालते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का तो रोल है ही, बहुत बड़ा रोल है। तो मैम ये एम्ब्रॉयो सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है जाकर के, और यूजुअली आप एम्ब्रॉयज एक्सट्रैक्ट करेंगे? दो क्वेश्चंस, कितने एक्सट्रैक्ट करते हैं और सिलेक्शंस के क्राइटेरियाज क्या होते देखिए हैं? हम तो एग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, हाँ, यस, एग्स हम लोग एक्सट्रैक्ट एम्ब्रियोज नहीं करते, हम एग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पर्म बॉडी से बाहर वो लोग इजैकुलेट करके हमें देते हैं। हमारा काम होता है उन दोनों को मिलाना। दो तरीके से होते हैं, एक सिंपल आईवीएफ जबकि हम एग के चारों तरफ स्प्रे कर देते हैं, वो हो गया, फर्टिलाइज अपने आप होता है। एक होता है इक्सी। इक्सी का मतलब होता है कि हम एग को एक मशीन से पकड़ते हैं, बेस्ट स्पर्म ढूंढते हैं और उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन रेट इज मच बेटर देन नॉर्मल आईवीएफ। तो आजकल बहुत सारी लैब्स में इक्सी करते हैं, आईवीएफ बहुत कम लोगों का करते हैं। अच्छा, आईवीएफ एंड इक्सी इज डिफरेंट? IVF is basic, you can call it as a broad term, and ICSI is a part of IVF. So you can do simple IVF, you can do ICSI, but the process is same. It's only differences in the lab, कि लैब में वो IVF कर रहे हैं या ICSI कर रहे हैं। पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। सो मुझे तो जहाँ तक समझ में आता है इसमें एम्ब्रॉयोलॉजिस्ट का बहुत ही टेक्निकल रोल है। दिस इज एक्चुअली अ टेक्निकल रोल जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि शायद उसको स्पर्म को भी सेलेक्ट करने के गाइडलाइंस होते होंगे। इफ यू आर डूइंग एन इक्सी प्रोसेस देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सेलेक्ट करके उस एग के साथ इंसर्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जैसे आपने बोला कि एक वूम का एनवायरनमेंट आप रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं लैब के अंदर, जो कि हो तो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल है, बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो गिविंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स, because it is not, I will not say it is replacing embryologists, but it is enhancing the work of embryologists and giving better results. Yeah, ma'am. We'll come over there. Yeah, That's a sure. very hot topic. Yeah. Yes, मैम। एक हमने पूरे प्रोसीजर की बात की, एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बात की कि आप जो प्रोसेस करेंगे एक बुक के नॉलेज के हिसाब से बात की, लेकिन आईवीएफ इससे बहुत बढ़कर है, इससे बहुत ऊपर है। पहली बात तो एक आईवीएफ कंसल्टेंट के पास जाना ही एक कपल के लिए और फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है।
तो जो इसके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मेडिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो मुझे लगता है इसका सिर्फ 20% या 30% पार्ट होगा। इसका जो 70% पार्ट होता है वो साइकोलॉजिकल होता है जाकर के। तो ये पेशेंट्स की अब स्टडी एंड उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ डू यू डू इट? मतलब जब पेशेंट्स आपके साथ आते हैं तो मेरे ख्याल से आपका तो बहुत बड़ा रोल होता होगा टू काउंसिल देम। मोस्ट ऑफ देम वुड नॉट इवन वांट टू हियर कि नहीं हो पाएगा या फिर इसमें कितना टोल लगेगा जाके। तो हाउ इज अ कपल सपोज टू स्ट्रेस मैनेज दिस? हाँ, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें आईवीएफ स्पेशलिस्ट ना बोल के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बोलना चाहिए Okay. या हमें रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट बोलना चाहिए, बिकॉज हर पेशेंट इज नॉट फॉर आईवीएफ, डेफिनेटली आई Okay. विल से। Hmm. तो अगर सपोज हमें पेशेंट का स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, if everything is okay and they are young and we can give them some time for have some normal, we guide them for stress management, because stress is a thing which really takes over their body and hormones. स्ट्रेस के कारण हार्मोन्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे ओव्यूलेशन नहीं होता, और स्ट्रेस इतना रिलीज होता है तो इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसके कारण फिर और कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कैसे इनको करते हैं, हम उनको एक्सरसाइजेज बताते हैं कैसे करें। वन ऑफ देम इज मेडिटेशन। वी टेल देम यू मस्ट मेडिटेट, बिकॉज मेडिटेशन से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। ऑल हार्मोन्स आर सीक्रेट फ्रॉम माइंड, ब्रेन। तो अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उसके हार्मोन्स रेगुलर सीक्रेट होने लग जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेकंड, वी आस्क देम टू डू सम एक्सरसाइजेज, बिकॉज एक्सरसाइजेज इज ए स्ट्रेस बस्टर, एवरीबडी नोज। तो एक्सरसाइज अगर करें, वॉक करें, अच्छा होता है। हेल्दी डाइट, अगर वो हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल बाहर का ना लें, ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट में और फर्टिलिटी इंप्रूव करने में काम आता है। ओके, सो मैं आजकल मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जिनसे भी बात करती हूँ, इससे पहले हम लोगों ने थोड़े बहुत बहुत स्पेशल फोर्सेस के जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस में रहते हैं, उनसे भी बात की थी, एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट मेडिटेशन एंड कीपिंग काम। मुझे लगता है कि दिस इज दैट वन गो सोल्यूशन हमारी पूरी जनरेशन के लिए है। शायद हम कहीं ना कहीं से बहुत दूर आ गए हैं, तभी हमें एक सर्च दिखा है प्रॉब्लम्स में। शायद आज से 30-40 साल पहले आपने ये नहीं ऑब्जर्व किया होगा, बट डू यू सी अ सडन राइज इन ऑल दीज थिंग्स? यू मीन मेडिटेशन यू आर आस्किंग? नहीं, सडन राइज इन द इश्यूज, जिसका सब उसको रिजॉल्व करने का तरीका हर जगह से मेडिटेशन ही बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल में डिसबैलेंस हुआ है, जिससे सडन पीक ऑफ इश्यूज हो गए जो पहले नहीं होते थे। डेफिनेटली, बिकॉज पहले क्या था, पीपल्स लाइफस्टाइल वाज, नाउ इट इज बिकम अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एवरीबडी इज एंटरिंग इनटू कॉम्पिटिशन। Late nights, they have late nights, they can't sleep because they have got international connections in their job, so they have to be awake till 2 o'clock in the night, and where is that time? मेलाटोनिन जो सिक्रीट होता है वो हैम्पर होता है, तो प्रॉपर स्लीप नहीं आती लोगों को, क्योंकि दे आर अवेक होल नाइट। देन ड्रग्स, दे टेक लॉट ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब मिला करके रियली डिसबैलेंस कर देता है उनको लाइफ को। एंड मेडिटेशन इज वन थिंग विच विल रियली बैलेंस देम, बिकॉज एक तो वो, बिकॉज दे बिकम properly scheduled for everything. Second, it affects the mind and the brain and body as well. तो उससे हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, एंड दे लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट स्मोकिंग, हैविंग लेट नाइट्स, ऑल दीज विल, मेडिटेशन विल हेल्प। आई थिंक दिस इज बेसिकली लाइफस्टाइल हैक्स है जो आपको हर एंगल से, आपको होलिस्टिक व्यू में आपको ठीक करेंगे जाकर के। सिर्फ आपका एक पर्सपेक्टिव को नहीं अच्छा करेंगे, आपकी पूरी चीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे जाकर के। तो आईवीएफ प्रोसेस टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट्स अ जर्नी जो आपको चलते जाना है विद एन ऑनेस्ट ओपिनियन। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन वो बोलते हैं ना, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप मूविंग। एप्रोप्रिएट गाइडेंस बहुत जरूरी है, एप्रोप्रिएट अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और अगर टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस है, तो उसको सही टाइम पे प्रयोग किया ना जाए। जैसे आपने बोला कि राइट टाइम पे टेस्ट, इफ यू हैव, पहले तो शायद होता भी नहीं था, अब है, तो फिर उसका लेवरेज उठाया जाए अगर टेक्नोलॉजी है। और जो भी हम लोग बोल रहे हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या हम मेडिटेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, दे आर डॉक्यूमेंटेड। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया। अगर लोग, पीपल हैव डन स्टडीज एंड दे फाउंड, दे डिड अ EEG on a patient who were meditating, and they did EEG where patients were not meditating. They found lot of difference in the spikes in the brain. So that means that it really has effect. It calms down the mind, so the hormones start little bit. Generally hormones suppress हो जाते हैं because of the stress. तो ये है। और जैसे आपने बताया, rightly said, IVF is the one of the process which really
अवेयरनेस है और लोग करते हैं तो दे गेट बेनिफिट. और Absolutely. आईवीएफ की भी सक्सेस अगेन डिपेंड्स ऑन लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट आल्सो. आई विल नॉट से कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी इम्प्लांट नहीं भी होता. तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, what we are doing now is we are having a workshop for all these people in which we cover 5 things. What we one, we cover the diet, what is the best diet for them. Then we have a meditation session, we teach them how to meditate for 10 minutes, they learn with us. Then we tell them the actual process of IVF, how will they have to go through it. Then another thing is counseling. Like they have to be positive. It's just not हो नहीं रहा, अब तो होएगा ही नहीं, हमारा तो होगा ही नहीं. That is something which we have to keep them positive, because I think it is a stressful process. People think it is a process stressful, but we relieve their stress, and we have such kinds of workshop. They elevate it. We call the people who are benefited with them, and then they talk to them कि go, it will हो जाएगा, don't worry. So they become positive. Very. This is also kind of creating awareness and supporting them. There is a support group also. IVF people who are taking IVF treatment, there is support. Those who have conceived, they support the people who are in the process. That is very nice. I mean, knowledge always flowing through experience people, और जिन्होंने वो जर्नी खुद जी है, बिल्कुल. वो एक अलग ही बात होती है जाकर के, बिकॉज इट्स लाइक एक आपने बुक में पढ़ लिया और उससे आना कि जिसने खुद वो, बिकॉज यू कैन रिलेट, आपका एक Absolutely. इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि हाँ आपने भी वही जर्नी सही है जाके. मैम आपने खाने की बात की, तो ये ऐसा क्या डाइट होना चाहिए जो एक रेगुलर आप जनरल पेशेंट को सजेस्ट करें? देखिए, diet we consider it normal when they don't have too much from outside. Like outside food are basically, I would say, they are not healthy, because they try to make them tasty rather than healthy. Home food, I will say, it's a good food for people. Green leafy vegetable, it increases the iron. When iron is more, blood will be better, it will go perfuse the ovaries, and the egg ovulation will be better. So this is one thing. Then high protein diet, of course they can have non-veg and all, they can, it's not, there's no restriction. Smoking and drinking, very 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 I mean dangerous. Both for male and female. For male and female, because smoking will for male, it will really reduce the quality of sperm. Smoking is very bad, and for female as well, and even the drinking. So these things affect I'll call it as lifestyle that really affects the people and Okay. are not able to conceive. ओके, तो ये लाइफस्टाइल सिर्फ ट्रीटमेंट के टाइम पे ही नहीं चेंज करनी है, आगे तक चेंज करके रखनी है. You are right. Many time people say हमारा IVF प्रोसेस शुरू हो रहा है, 15-10 दिन है हमारे पास जो स्टिमुलेशन, तो हम अब क्या लाइफस्टाइल चेंज करें? इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, नो. लेकिन मैम मैंने ये देखा है कि बॉडी इज अ वेरी मिराकुलस थिंग. जैसे आपने बोला वन डे नहीं है, लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी शायद इतनी मिराकुलस है कि बोलते हैं ना 21 डेज इट टेक्स टू चेंज अ हैबिट. तो शायद अगर आज आप छोड़ेंगे तो 21 दिन में आई थिंक बॉडी आपको रिएक्ट और गुड रिजल्ट्स देने देगी. हाँ, डेफिनेटली वो सिस्टम ऐसा चल जाता है. द प्रॉब्लम इज वी डोंट इवन गिव दोस 21 डेज टू आवर बॉडी. आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. See, that is why when we have a workshop, we start the patient, we collect all the patients who are for IVF or not IVF, trying to conceive naturally, just need our help little bit, जिन्हें हमें थोड़ी सी मदद चाहिए, ओव्यूलेशन कब हो रहा है ये चाहिए, उनको भी हम बुलाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट उनके लिए भी ज़रूरी है. बिल्कुल, मुझे लगता है ये कपल के लिए तो है, लेकिन इट इज नॉट जस्ट द कपल, इट इज द फैमिली. पूरा फैमिली होता है जो इम्पैक्ट करता है. और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट ग्रुप्स की आपने बात की, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत समय लगेगा. और अगर आपने कंसीव कर लिया तो उसके बाद भी आगे आपके पास टाइम है. आगे के 9-10 महीने की आपकी जर्नी है जहाँ पे आपको वो सपोर्ट चाहिए रहेगा आगे. और फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, उसी से ही एनकरेजमेंट मिलता है. और इट इज नॉट वन पर्सन प्रॉब्लम, इट्स अ कपल्स प्रॉब्लम. Yes. And they should not blame each other. This is because of him I'm not getting pregnant. We counsel them like that. It's because she's not ovulating, I'm not. It is not like that. It's a couple. It's a unit. It's a unit. Yeah. Absolutely, it's a unit, Yeah. and that a unit needs to function together. Absolutely. मैम, आईवीएफ की ये हमने टेक्निकल बात की, हमने इमोशनल सेगमेंट पे भी बात की. इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि लोगों को इम्पैक्ट करता है, फाइनेंशियल. एज पर द इंफॉर्मेशन जो मुझे अभी तक है कि अभी तक तो इंश्योरेंस कंपनीज इसको नहीं कवर करते हैं, जैसे एज अ नॉर्मल मैटरनिटी ट्रीटमेंट्स में नहीं लेते हैं. तो लोगों को अगर आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो उनको अपने फाइनेंसेस प्लान करने के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं? आई मीन, व्हाट इज दैट फाइनेंस की मिनिमम आपको इतना होना चाहिए? हाउ कैन यू रिड्यूस योर फाइनेंसेस थ्रू एम्ब्रॉयो फ्रीजिंग, या फिर और कोई प्रोसेस है, कैसे आप उसको घटा सकते हो
और कितना आपको माइंडसेट में तैयार होके चलना चाहिए कि इतनी तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं तो? देखिए आजकल इंश्योरेंसेस have become broad minded. They are started covering many people Really? for Okay. IVF also. Very nice. First, second, we make installments. There are many people, many companies, I will say, who come forward. They only charges for the registration, and they give interest free installment to them. So suppose they costing about 1L मान लीजिए, तो हम उनको फिर 10 installment बनवा देते हैं, so they can go for it. Third is, see, same drugs act same way. Two different companies drugs are different, so we try to give them equally good drug which is slightly cheaper, तो हम वो Okay. भी उनको दे सकते हैं. Fourth, we have made some packages for poor people also. अच्छा. So उसमें क्या होता है कि थोड़े से, क्योंकि because in everybody's in house, so they can still afford. So we have asked the people, and even our own hospital also, we made a kind of packages for poor people. तो उनमें उनकी कॉस्ट थोड़ी कम पड़ जाती है. एंड देन जो एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं और जो ज़रूरत होता है उन्हीं को करते हैं जिनके लिए ज़रूरत होती है. तो वो तो अगर हम सपोज लेज़र हैचिंग है, अब लेज़र हैचिंग के बिना भी इम्प्लांट होता है, बट लेज़र हैचिंग इज स्लाइटली बेटर रिजल्ट, बट इट कॉस्ट. तो वी कैन ट्राई वन टाइम विदाउट लेज़र हैचिंग ऑल्सो. तो इस तरह से उनकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं. और देर आर मैनी पीपल, वंस दे साइकिल इज ओवर एंड द ड्रग्स आर लाइंग, दे गिव इट फॉर पुअर पीपल कि आप पुअर पीपल को दे दीजिए. तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं जो ड्रग्स उनकी बच गई है एंड दे डोंट नीड इट. और सपोज दे हैव गॉट ड्रग्स एंड दे प्रेग्नेंट नाउ एंड दे डोंट वांट मोर ड्रग्स, तो हम फिर उनको दे देते हैं. ऑलराइट, ओके. तो ये दिस इज़ वेरी फॉरवर्ड. ये अच्छी बात है कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज इनको कंसिडर कर रही हैं और आगे आ रही हैं. आई एम श्योर उनके कुछ क्राइटेरियाज होंगे चेक करने के लिए सैंक्शन से पहले, जो रिपोर्ट्स मांगते होंगे या फिर सैंक्शन के लिए अप्रूव करते होंगे. हाँ, सब कंपनीज तो नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें अगर आपने लिया हुआ है तो दे विल कुछ एंटरटेन. कौन सी कंपनीज मैम, इफ यू कैन नेम? एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट जिस ऑफिसेज में जब ये लोग लाते हैं अपने इंश्योरेंसेस, तो हम गेट इट चेक्ड फ्रॉम द अवर इंश्योरेंस पीपल वेदर दे आर कवर्ड और नॉट. मैम, एम्ब्रॉयो सिलेक्शन एंड जेनेटिक टेस्टिंग ये एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है ना? तो इज इट लीगलाइज्ड इन इंडिया? दो फैक्टर्स हैं, एक तो या तो लीगलाइज्ड है, और अगर कभी कभार क्या होता है कि फैमिली में अगर बाई चांस अगर हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी नहीं मीट कर रहा है, जैसे आपने या फिर बोला कि है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या सोल्यूशन है अवेलेबल उस फैमिली के पास, और उनको कैसे कन्विंस किया जा सकता है कि देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल? देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं एंड आई विल आंसर सेपरेटली. वन इज, अगर स्पर्म नहीं है तो हम क्या करें. पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा स्पर्म क्यों नहीं है. समटाइम बिकॉज ऑफ सीवियर इन्फेक्शन ऑल्सो दे डोंट हैव, तो वी ट्रीट देयर इन्फेक्शन. हम कल्चर करके देखते हैं अगर इन्फेक्शन है. समटाइम दे हार्मोन, बिकॉज ऑफ हार्मोन वी चेक देयर हार्मोन्स. अगर वो सप्रेस्ड है तो वी गिव देम हार्मोनल ट्रीटमेंट जिससे उनके स्पर्म आने लगे. और फाइनली अगर इन दोनों चीज़ों से स्पर्म नहीं आते तो हम एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म्स निकालते हैं. अगर हम टेस्टिस से डायरेक्ट, तो दे आर इक्वली गुड एज नॉर्मल स्पर्म्स, तो हम डायरेक्ट निकाल के उनको यूज़ कर सकते हैं. और इससे भी एडवांसमेंट हो गया है. पूरी टेस्टिस सारे पोर्शन में स्पर्म्स नहीं बनाती. कभी कभी टेस्टिस जो होती है इनका छोटी सी पोर्शन में स्पर्म बना रही होती है और सारे पोर्शन में नहीं बनाती. और हमने निडल ऐसी जगह डाल दी जहाँ पे वो स्पर्म नहीं बना रही, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा कि स्पर्म नहीं है. लेकिन अगर हम माइक्रोटीसा करें, माइक्रोटीसा इज अंडर, वी आर ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप. एक क्या है? टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन. और माइक्रोटीसा होता है कि अंडर माइक्रोस्कोप, हम अंडर माइक्रोस्कोप पूरी टेस्टिस को एक्सपोज करके देखते हैं कौन से पोर्शन में स्पर्म्स बन रहे हैं, हम वहीं से स्पर्म निकालते हैं. तो ये भी एक एडवांसमेंट है कि जिन लोगों को नीडल से भी नहीं निकला और भी नहीं निकला, अगर वैसे भी नहीं आ रहा है, तो हम माइक्रोटीसा भी करते हैं, उससे भी स्पर्म मिल जाते हैं. तो ये एडवांसमेंट्स है. ये तो हुआ कि अगर बिल्कुल स्पर्म नहीं है तो क्या कर सकते हैं. अब जो एम्ब्रियो सिलेक्शन का एथिकल पार्ट है, और एम्ब्रियो सिलेक्शन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एम्ब्रियो सिलेक्शन नहीं करते, न तो वो लीगल है और न हम लोग एंटरटेन करते हैं. लड़का है लड़की चाहिए, लड़की है लड़का चाहिए, वो नहीं करते. इंडिया में अलाउड भी नहीं. मैम, वो हो सकता है कि उस टाइम पे? हाँ, एम्ब्रियो से पता लग सकता अच्छा, है. अगर एम्ब्रियो की बायोप्सी के लिए भेजें तो वो देते हैं XXXY, दे सकते हैं. बट इंडिया में क्योंकि अलाउड नहीं है, वी डोंट गेट इवन इन रिपोर्ट्स ऑल्सो. बट इंटरनेशनली देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे वो लोग सेक्स सिलेक्शन करके देते हैं, हम लोग नहीं करते.
बाकी जो एम्ब्रियो बायोप्सी किसी और चीज़ के लिए हमने करनी है, मान लो किसी को थैलेसीमिया, नाउ दे डोंट वांट अदर चाइल्ड थैलेसीमिया, तो वो एम्ब्रियो बायोप्सी करा के देखते हैं कि हमारे कौन से एम्ब्रियो में थैलेसीमिया नहीं है, तो ओके। वो करा सकते हैं। किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, किसी को मान लीजिए और मेंटल रिटार्डेशन है, तो हम उनके एम्ब्रियो बायोप्सीज कर करके देख सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियोज डिजीज फ्री हैं, हम वो ही डालेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो एंटरटेन करते हैं सब लोग, और उसमें कोई एथिकल इशू भी नहीं है, बट तो ये एथिकल इशू, कैसे जज करते हैं, मतलब ये गाइडेंस आप ही देते हैं या इसका हाँ, कोई हम लीगल जितने हम प्रोसीजर है? एम्ब्रियोज आईवीएफ में बनाते हैं, जो फ्रीज करते हैं, हम उन एम्ब्रियोज की बायोप्सी लेकर के जेनेटिक लैब में भेजते हैं। ओके। दे विल गिव अस कि आउट ऑफ 5 एम्ब्रियोज 4 एम्ब्रियोज आर गुड, 1 इज नॉट गुड, तो हम वो नहीं डालते, या 3 आर अफेक्टेड एंड 2 आर नॉट अफेक्टेड, तो हम वो 3 जो नहीं अफेक्टेड है वो डालते हैं। ओके। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं फॉर डिजीज, नॉट फॉर सेक्स। दैट्स गुड टू नो। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आई मीन इट कुड हेल्प दी कपल्स जिनके बेबीज को डाउन सिंड्रोम या कुछ इशू आया जाके, एंड इफ दे वांट टू गो हेड विद द सेकंड वन, वो टेस्ट करा सकते हैं कि मतलब अब उनका नेक्स्ट बेबी जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में हो जा करा सके, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल हाँ जी, सोल्यूशन हाँ है जी, एंड हाँ टेक्निकल एडवांसमेंट है। मैम, एम्ब्रॉयज, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जब आप एम्ब्रॉयज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितने आप निकालते होंगे, 10 to 12 नहीं, देखिए हम एग्स निकालते हैं, और एग्स? एग्स सॉरी, यस, एग्स हम जितने भी बनते हैं सारे निकालते हैं, बिकॉज वी कांट लीव देम इन द ओवरीज, अगर वो ओवर मैच्योर हो जाएंगे या तो फिर द पेशेंट माइट हैव प्रॉब्लम, तो हम लोगों को सारे एग्स निकालने पड़ते हैं जितने भी हैं। ओके। तो ओवरीज खाली हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए खाली हो गई, हाँ। नेक्स्ट मंथ फिर बनेंगे हाँ एग्स। हाँ हाँ, तो राइट। उस साइकिल में जितने एग्स हमने बनाए, जितने स्टिमुलेट हुए हैं उतने स्टिमुलेट, अपने वो निकाल हम देते उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। हैं। सारे एग्स को हम फर्टिलाइज कराते हैं स्पर्म से, और जितने कुछ सारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होते, कुछ आगे नहीं जाते, तो जितने एम्ब्रियोज बनते हैं वो सब हम फ्रीज कर लेते हैं, और फिर टर्न बाय टर्न सेकंड बेबी के लिए भी यूज कर सकते हो। मान लो आपको प्रेगनेंसी हो गई और आपके 2-3 एम्ब्रियोज, 4 एम्ब्रियोज पड़े हैं, आप 3 साल बाद आके सेकंड बेबी के लिए वही एम्ब्रियोज डलवाओ। एडवांटेज क्या है? वो एडवांटेज आपकी यंग है, मान लीजिए आप उस टाइम 32 ईयर्स के थे, आपके 4 एम्ब्रियोज फ्रोजन है हमारा, नाउ यू आर 36, बिकॉज आप बच्चे को बड़ा कर रहे थे और कर रहे थे। अब अगर हम आपका आईवीएफ करेंगे तो आपके 36 एज के एग्स निकलेंगे, पर जो हमने 32 ईयर्स में फ्रीज किए वो 32 ईयर्स के ही होंगे, राइट। तो उसके जेनेटिकली नॉर्मल होंगे, बेटर होंगे, इम्प्लांटेशन बेटर होगा। एब्सोल्युटली। तो मैम, ये एम्ब्रॉयो फ्रीजिंग जो हो गई है, बाय चांस अ कपल नाउ ऑलरेडी हैज 2 किड्स, लेकिन अभी भी उनके एम्ब्रॉयज फ्रीज रखे हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं जो नॉट रिक्वायर्ड हैं लेकिन एम्ब्रॉयज बच गए हैं, दे आर फ्रोजन? देखिए, एम्ब्रियो उनके एम्ब्रियोज किसी और में डालना अलाउड नहीं है, वी कैन नॉट डू दैट, एथिकल भी नहीं है और एआरटी लॉ भी नहीं अलाउ करता। हमको उनसे कंसेंट लेनी पड़ती है, ये ईदर वी डिस्ट्रॉय देम और वी गिव देम फॉर रिसर्च में दे देते हैं, जिससे कि वो कंसेंट देते हैं हमें कि हमें उनके एम्ब्रियोज का क्या करना है। ओके। तो इसमें कोई ऐसे एथिकल इशू नहीं आता। किसी किसी जगह पे जो लोग इंटरनेशनली आई एम टॉकिंग, वो बोलते हैं एम्ब्रियोज इज अ लाइफ, व्हाई यू डिस्ट्रॉय देम, बट ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे, तो इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो डॉग्स रखने या नहीं रखने, उनको पालना नहीं पालना, दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, इस तरह से चलता है। तो ये भी एम्ब्रियोज का भी इसी तरह से चलता है। ओके मैम, बहुत सारे हम बॉलीवुड में सुनते हैं कि सेलिब्रिटीज जो है ना लेटर एज में दे हैव कंसीव्ड, तो डू यू हैव एनी इनसाइट्स दैट मेजरली इट्स बीन आईवीएफ? क्योंकि 40s और 50s में थोड़ा सा नहीं समझ में आता है कि या फिर एम्ब्रॉयो फ्रीजिंग का प्रोसेस यूज किया होगा या फिर आईवीएफ के थ्रू किया होगा, लेकिन इज इट सेफ टू गो फॉर आईवीएफ एट द एज ऑफ 50? देखिए, अगर उनके एग्स नहीं हैं, बेसिक मतलब नहीं, अगर फ्रीज करा दिए पहले? अगर फ्रीज करा दिया है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर, हमें एआरटी ने एक लॉ दिया है कि किस एज तक हम उसको मदर बना सकते हैं, लाइक 45 फीमेल की एज है, उसके बाद में अगर नहीं बना सकते, जो पहले नहीं था, ये लॉ अभी है, 1 साल से आया है, 1-1.5 साल से आया है। तो उससे पहले तो 50 ईयर्स में भी लोग प्रेगनेंसी कर सकते थे, लेकिन सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू है तो 50 ईयर्स में बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं लोगों को, हार्ट डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, वो सबको एवेल्युएट करके एंड देन वी हैव टू थिंक, अगर 50 ईयर्स में वो मदर बनती है, शी विल बी 70 ईयर्स, उसका बेबी अभी कॉलेज भी नहीं जाएगा, लाइक दैट 65 ईयर्स कॉलेज में जाएगा, तो ये भी थोड़ा हमको कंसिडर करना पड़ता है बिफोर वी काउंसिल देम कि हाँ आपके में डाल सकते हैं। वी शुड काउंसिल देम प्रॉपरली कि ये एज नहीं है आपके डालने के लिए, यू वांट यू कैन अडॉप्ट, ये कर सकते हो आप। लेकिन अगर आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर उनका पर्सनल डिसीजन है कि मैंने उस टाइम पे फ्रीज कराए थे लेकिन नाउ आई एम रेडी,
तो उस केस में फिर क्या नहीं, देखिए एस्पेक्ट रह देखिए जाता है? ऐसा है कि अगर मेडिकली दे आर नॉट फिट और हुँ, उनके एम्ब्रियोज हमारे पास फ्रोजन पड़े हैं, तो वी कैन गिव देन ऑप्शन ऑफ सरोगेसी। ओके, सरोगेसी, वो सरोगेट उनको खुद लाना पड़ेगा। एंड अच्छा। वो आजकल लॉ के हिसाब से सरोगेट शुड बी एनी विलिंग वुमन हु इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, और वो आपको आपकी सरोगेट बनती सरोगेट है। शुड बी अ विलिंग वुमन एंड नॉट चार्जिंग एनी। नॉट चार्जिंग, ये लॉ है, ये हुँ, हमारे एआरटी का लॉ है। अच्छा, आउट ऑफ कंपैशन एंड एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी बनते हैं कि वो ला सकते हैं। ये लॉ अभी आया है, ओके। विच इज नाउ ऑल ओवर इंडिया, बट लॉ आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, तो बाहर जाके कराते होंगे, आई डोंट नो। Yeah, because this is very एंड surprising कि समटाइम व्हाट दे डू इज दे टेक डोनर्स आल्सो, कहीं बाहर से, जैसे द काइंड ऑफ डोनर दे वांट, दे कैन अफोर्ड, दे कैन ब्रिंग डोनर फ्रॉम आउटसाइड डोनर्स एंड एज इन फॉर एम्ब्रियो? फॉर एग्स, फॉर एग्स। बिकॉज 50 इयर्स में दे विल नॉट हैव, हाँ, और हाँ। उनके फ्रोजन भी नहीं है, तो दे ब्रिंग डोनर, उनके हस्बैंड का स्पर्म होता है, तो एटलीस्ट 50% ऑफ द चाइल्ड इज देयर्स, तो ऐसे भी करते हैं। मैम हमने बीच में थोड़ा सा इस टॉपिक को टच किया था लेकिन उधर कट किया। अब हम बात करते हैं एआई के एडवांसमेंट्स की जी। इन आईवीएफ। इट्स बूमरैंग है एआई का, है ना, हर जगह है। आई एम श्योर मेडिकल इंडस्ट्री में भी है। मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि देयर वाज अ रोबोटिक सर्जरी विच हैपेंड इन जयपुर, लेकिन डॉक्टर हमारे यहाँ दिल्ली में थे, तो वो यहाँ से ऑपरेट हुआ था लेकिन द पेशेंट वाज इन जयपुर। सो इतना एडवांस हो रहा है एआई। तो आईवीएफ में फर्टिलिटी केयर में एआई का क्या रोल है और आगे 10 साल में वेयर डू यू सी इट? देखिए एआई तो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन इन फर्टिलिटी इट इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब्स। फर्स्ट, सबसे पहले एम्ब्रियो सिलेक्शन, एनी एम्ब्रियो विच लुक apparently looks normal may not be having a normal DNA। तो बेसिकली एआई के थ्रू क्या होता है कि जैसे व्हाट इज बेसिकली एआई, lots and lots of embryologists have given their input in the machine. Once they've given the input in the machine, then it comes out with the result, and when they implanted they got the result. So they put all in algorithm, and they found out which are the embryos which can be selected for embryo transfer, which will give good results. Okay. तो based on that line एम्ब्रियो सिलेक्शन एआई के थ्रू होता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर बन गए हैं बहुत सारे, और उस हिसाब से वो हम एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो सिलेक्शन इज बेटर, एक जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट चूज करेगा उससे बेटर एआई चूज करके देता है। सेकेंड थिंग इज कि हम उसको लाइव डेवलपमेंट देख, जैसे एम्ब्रियोस्कोप होते हैं उसमें हम देख भी, दैट्स ऑल्सो एआई, देख सकते हैं कैसे डेवलप हो रहा है। जब वो डेवलप हो रहा होता है तो हमें पता लगता है कौन सा फास्ट ग्रोइंग है, कौन सा स्लो, एंड कौन सा ऑप्टिमम ग्रोइंग है, तो ऑप्टिमम ग्रोइंग भी ले सकते हैं उनमें से जो बेस्ट ग्रोइंग है। इस तरह से भी सिलेक्शन होता है। देन डोनर मैचिंग में एआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम कोई पेशेंट डोनर लेना चाहता है उसके साथ कैसा जीन मैच होता है और कैसा वो होता है, वो भी एआई करके देता है कि ये डोनर आपके लिए फिट है, ये डोनर से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इम्प्लांटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एआई का। जो इम्प्लांटेशन होता है, तो जो हम अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, उस अल्ट्रासाउंड्स में एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, उसकी कैरेक्टर है, वो सब भी एआई बताता है हमको कि ये वाला इस तरह का एम्ब्रियो अगर आप वो लोगे आप एंडोमेट्रियम, अच्छा इम्प्लांट होगा, ये भी एआई। पेशेंट सिलेक्शन, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स का पूरी हिस्ट्री वो एआई लेता है, और वो हमें प्रोटोकॉल्स भी बताता है कि आप ये प्रोटोकॉल लगाओ तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आएगा, ये एएमएच है, ये एज है, इस तरह का उसका फर्टिलिटी है, इस तरह का उसका स्पर्म है, सबको कंबाइन करके दे के बस आप ये प्रोटोकॉल लगाओ जिससे आपको अच्छा रिजल्ट ओह मिले। माय गॉड। मतलब एआई से आप एम्ब्रॉयो की क्वालिटी जज कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट फास्ट मूविंग होगा वो जज कर सकते हैं, डीएनए मैचिंग हो सकती है, आपका बेस्ट डोनर कौन हो सकता है, या फिर आई वुड से कि बेस्ट सरोगेट कौन हो, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बीमारियां आगे होने की चांसेस कम हो सकती हैं, बट इट विल गिव यू द बेस्ट डीएनए मैच। आई डोंट नो व्हाट टू से। ये बिल्कुल ही ऐसे मैजिक लग रहा है मुझे Exactly, सुनने में। I will not say DNA match. Exactly, it will give a like which one is compatible for, you know, Compatible, compatible, compatible. compatible, right? Okay. कौन सा compatible है जो कि सही रहेगा डालने के लिए, तो ये सब चीजें करता है। और भी एआई के बहुत रोल्स हैं फर्टिलिटी में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे एआई की हेल्प से हम अपनी ह्यूमन रेस का सिलेक्शन भी कर पाएंगे? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये उस तरफ जा रहा देखिए है। एआई के रोल से, जिसको आपने कभी सुना होगा डिजाइनर्स बेबी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, तो डिजाइनर्स बेबी, मुझे इस तरह का कलर चाहिए, हेयर कलर इस तरह की, आईज चाहिए इस तरह का, ये चाहिए, वो जीन्स चेंज कर करके सब कर करके, इट इज एडवांसमेंट सो मच हो गया कि
बट उसके एथिकल इश्यूज हैं. डिजाइनर्स बेबीज आर नॉट अलाउड एज सच बट कैन बी डन. एनिमल्स में तो उन्होंने करके देख लिया, उनकी बिल्कुल कॉपी बना के रख दिया है. इसमें भी एआई का बहुत बड़ा रोल होता है. It's तो not allowed, but it Not. can be done. It- It is a very big statement. यहाँ पे यहीं पे एक ह्यूमन और मशीन का बैलेंस आ जाता है. Yeah, मुझे it's लगता है just जाता a है कि- joke, you know. People say that, you know, I don't like your eyes. The husband saying, I don't like your eyes, but I like eyes of my boyfriend. So I want eyes like that, and I like your height, but I don't like the height of my boy. I want height like you. So they make a designer. So you make a designer baby. My God. इसके इस टॉपिक को जितना खोला जाए उतना बढ़ जाएगा, तो मैं इसको यही पे स्टॉप कर दूंगी because this really doesn't I have know, I know. any end, ma'am. Absolutely. की टेकअवेज जो मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस, आई मीन जर्नी है आईवीएफ अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत रोलर कोस्टर राइड है. एज आई सेड कि हार्ट ब्रेक हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे. और कपल को एज अ यूनिट काम करना है, अकेले काम नहीं करना है, विद द फैमिली बीइंग टुगेदर. एंड उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है. एंड रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट वन चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट द होल बुक, राइट? जस्ट वन चैप्टर. एंड डॉक्टर बीना, थैंक यू सो मच इतनी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के Yeah. लिए. आई एम श्योर जिन्होंने भी सुना है उनके बहुत काम आई होगी. Yes, I would just like to add a little bit. You Yeah, know, ma'am. you should consider doing a fertility treatment or IVF is Right. a journey. Whenever your destination come, you'll embark. You will disembark. So that is the thing that when your journey finishes, so it's a journey. Don't think कि हमको वो destination पे पहुंचना है. कुछ Right. लोगों की destination जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा ये time बात लगता है. है, But yeah. patience should be there. Patience would be there. Trust the God. Do your work well. Yeah, That's all we can say. absolutely. Thank you so much, ma'am. Please share. आप जितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को जाते हैं, किसी ना किसी को तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर काम आएगी. Spread awareness because that's what is required. Thank you so much, ma'am. Thank you so so much for, you know, enlightening everybody and giving the information to everybody. Thank you, ma'am.